पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, ये आपके शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य का हम आपको इजी नोट्स शुरू से लेकर के पूरा कवर अप करवाने जा रहे हैं। तो एक बार आप इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। और इसमें हम आपको चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं पूरे सब करवा देंगे। इसी के संबंध में आपके पास तकनीकी परिप्रेक्ष्य की पूरी प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, जिसमें हमने आपको शुरू में कुछ 20 से 25 क्लासेस में पूरी हमने थ्योरी कवर करवाई है। होप्स हो कि आप वो थ्योरी पढ़ चुके होंगे। उसके बाद में हमने आपको कुछ MCQs के प्रैक्टिस करवाई है। होप्स हो कि आप उन्हें भी कवर अप कर चुके होंगे। और अब हम आपको पूरा इजी नोट्स कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। ये इजी नोट्स के बाद में हम आपको पूरा गोल्ड सीरीज़ कवर अप करवा देंगे एक ही वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो एक बार फटाफट से पहले सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कर दीजिए। जो भी आपके इजी नोट्स की और बुक की थ्योरी है होप्स हो कि आप उसको पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी E.M. बूटर ने। किसने कही थी? E.M. बूटर ने। कैसे याद रखोगे इसको? बा न पढ़ के वाह पढ़ो। विनियोग और बूटर, विनियोग और वूटर, मतलब वाह से विनियोग और वाह से वूटर, ऐसे करके याद रख लो। फिर देखो ज़रा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शैक्षिक तकनीकी से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के प्रयोग के क्षेत्र, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करना, शिक्षा प्रक्रिया में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना, शिक्षा का कार्य वैज्ञानिक के तर्क को कसौटी पर करना, कसना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, तकनीकी ज्ञान में कला में प्रयोग क्या है? अब तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है ऑफिस, जो आपका ऑफिस है वो। फिर देखो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का, तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम कब और किस विद्यालय में हुआ है प्रयोग? तो आपका ओहियो विश्वविद्यालय में वर्ष 1926 में। शैक्षिक तकनीकी का कार्य कौन कौन से? तो पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करना, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन, सुधार करने के लिए पुनर्बलन देना। तो ये सभी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग किसके द्वारा खोला गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, या फिर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा खोला गया है। क्या खोला गया? तो भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग। भारत में किस दशक में के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न किए गए? तो 1970 में, 1970 के दशक में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न किए गए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1972 से 73 के मध्य हुई। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विद्वानों ने कितने भागों में विभाजित किया? तो 4 भागों में। शिक्षा तकनीकी केंद्र यानी सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करती है आपकी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा NCERT, नॉट UGC और मानव संचालन। इट्स NCERT। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है? शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रथम प्रयोग करता किसे माना जाता है? तो ब्राइमर को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्राइमर को माना जाता है। शैक्षिक तकनीकी को 3 रूपों में किसने विभाजित किया? तो लुम्सडेन ने। अधिगम के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन प्रयोगी शैक्षिक तकनीकी है। ये बात किसने कही? तो डेसिको ने कही थी। किसने कही? डेसिको ने। शिक्षण तकनीकी के उद्देश्य कौन कौन से हैं? प्रयोग के पश्चात मूल्यांकन करना, ज्ञान का संचय, प्रसार एवं विकास करना, शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में सुधार लाना, या उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का दूसरा नाम आपका क्या है? तो कोमल उपागम। क्या नाम है आपका? कोमल उपागम। चैप्टर नंबर 2 देखिए, सिल्वरमैन किस सन में कठोर सामग्री तकनीकी को सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया? तो 1968 में। कठोर सामग्री का स्रोत आपका क्या है? मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित। तो ये सभी हैं। कोमल शिल्प तकनीकी को सृजनात्मक तकनीकी नाम किसने दिया था? तो सिल्वरमैन ने दिया था। किसने दिया था? तो सिल्वरमैन ने दिया था। सा से सृजनात्मक नाम दिया और सा से सिल्वरमैन, ठीक है। शिक्षा में प्रणाली उपागम के उपयोग हैं कौन कौन से हैं?
तो प्रभावी योजना बनाने के लिए, गुणवत्ता पर नियंत्रण, उत्तम नियंत्रण तथा समन्वय के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ज़रा, कठोर शिल्प तकनीकी की विशेषताएं आपकी क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। जो बच्चे कह रहे हैं उपर्युक्त सभी की कठोर शिल्प तकनीकी की विशेषताएं क्या हैं, दृश्य सामग्री का प्रयोग करना, बोध क्षमता को बढ़ाना, सामाजिकता, विश्व बंधुत्व और सहयोगी की भावना को जागृत करना। तो ये सभी सही हो जाएगा। श्रव्य कठोर सामग्री आपकी कौन से, टेलीफोन, रेडियो, शिक्षण मशीन, तो ये सभी हो जाएगी। दृश्य कठोर सामग्री आपकी कौन से, ग्लोब, मानचित्र, शैक्षिक खेल उपकरण, ये सभी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। श्रव्य दृश्य सामग्री आपकी कौन सी है, प्रश्न संख्या 8, फैक्स मशीन, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ये सभी। प्रश्न संख्या 8 बताइए। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, शैक्षिक तकनीकी तृतीय कौन सी है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है शैक्षिक तकनीकी प्रथम क्या है, द्वितीय क्या और तृतीय क्या है। तो तृतीय आपकी कौन सी है, तो प्रणाली उपागम है। क्या है, प्रणाली उपागम है। शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक आपके कौन थे, तो मृदु उपागम के जनक बोलो या कोमल उपागम बोलो तो लुम्सडेन। कौन थे आपके, लुम्सडेन थे। कंप्यूटर क्या है आपका, शैक्षिक तकनीकी प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शैक्षिक तकनीकी प्रथम है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम क्या होते हैं, शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत आपके हार्डवेयर आते हैं, द्वितीय के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, और तृतीय के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, प्रणाली उपागम आते हैं। याद रखिएगा पहले आएगा क्या, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर प्रणाली उपागम। तो किसका संबंध अधिगम करता है कि व्यवहार परिवर्तन से, तो शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का जो संबंध है वो अधिगम करता है कि व्यवहार परिवर्तन से है। यहाँ से आपको चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूप, अर्थ, विशेषताएं, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी एवं व्यवहार तकनीकी चैप्टर है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है, अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग क्या होता है आपका, तो व्यक्तिगत होता है। शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख क्षेत्र आपके कौन से, तो व्यवहार तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। वह तकनीकी जो पूर्णतः मनोविज्ञान पर आधारित है आपकी, तो वो कौन सी तकनीकी है आपकी, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा आपका, व्यवहार तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं आपकी हैं, तो उपर्युक्त सभी, यानी कि शिक्षक तकनीकी दोनों सक्रिय रहते हैं, सभी कोमल उपागमों का प्रयोग होता है, बालक के सर्वांगीण विकास का सहायक होती हैं। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। शिक्षण तकनीकी के प्रवर्तक आपके कौन है, तो हंट, ब्रूनर, ग्लेसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, है ना। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्मिथ। शिक्षक का उद्देश्य निर्देशित क्रिया, तो स्मिथ एकदम सही हो जाएगा। अनुदेशात्मक तकनीकी की विशेषता क्या है आपकी, शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करता है, स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती है, छात्र को पुनर्बलन मिलता है। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सिमुलेटेड शिक्षण किसके अंतर्गत आता है, तो व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत आता है आपका। शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य क्या हैं आपके, तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, किए गए अधिगम का मूल्यांकन करना, बालकों में निहित शक्तियों का उद्घाटन। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक कौन है आपके, ग्लेसर, गिलबर्ट या प्रेसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। व्यवहार की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो आपका परिस्थिति के द्वारा होती है। शिक्षण तकनीकी में पाठ्य वस्तु के कितने सोपानों में विभाजित किया गया है, तो 4 सोपानों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, पाठ्य वस्तु तथा कक्षा व्यवहार दोनों ही तत्व किस तकनीकी में सम्मिलित किए गए, तो अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार, अनुदेशन प्रारूप या फिर शिक्षण। तो शिक्षण तकनीकी में पाठ्य वस्तु तथा कक्षा व्यवहार दोनों ही तत्व सम्मिलित किए गए हैं। शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षण के किस सोपान के अंतर्गत किया जाता है, तो नियंत्रण सोपान के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत शिक्षण पाठ्य वस्तु का विश्लेषण किया जाता है, तो नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन उसके बाद में फिर देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास कब हुआ, तो 1961 में हुआ। कब हुआ, 1961 में। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ, तो इलिनॉइस में हुआ। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषता क्या है आपकी, तो अभिक्रमित अध्ययन पर आधारित, नवीन एवं मौलिक प्रणाली, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का एक प्रारूप। तो ये सभी एकदम सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का दूसरा नाम आपका क्या है,
तो कंप्यूटर सह अधिगम नाम है किसका? कंप्यूटर सह अनुदेशन का। दूसरा नाम आपका क्या है? कंप्यूटर सह अधिगम है। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम आपका अमेरिका में हुआ था। कंप्यूटर सह अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से भागीदारी होती है तो छात्र, शिक्षक, कंप्यूटर तीनों की। कंप्यूटर की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? सॉफ्टवेयर पर कि हार्डवेयर पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो पूछताछ अनुदेशन, सह अनुदेशन, प्रबंधन अनुदेशन, इन सभी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये क्वेश्चन आपके मैथ्स पेडागोजी में शायद आया ना। ड्रिल अनुदेशन क्या है? अनुभवों में स्थायित्व, व्यवहार में स्थायित्व, अभ्यास करना, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है आपका? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका पावर पॉइंट। ठीक है, फिर देखो ज़रा कंप्यूटर क्या है आपका? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है आपका आधुनिक कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया। चैप्टर नंबर 5 है आपका, ई लर्निंग का आरंभ कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ई लर्निंग का आरंभ कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। ई सामग्री का उपयोग छात्रों द्वारा किस स्तर पर किया जा सकता है? तो वृहद स्तर पर। वेबिनार क्या है? वेबिनार एक प्रकार का आपका वेब शॉप है। ठीक, एक प्रकार का वेबिनार क्या है आपका? एक वर्कशॉप है। उसके बाद में क्या है? आभासी कक्षा आपके क्या है? ई लर्निंग, कॉन्फ्रेंसिंग, एक वर्कशॉप या फिर ऑनलाइन पोर्टल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑनलाइन पोर्टल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण क्या है? तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट की उस सेवा को जो वीडियो तथा ऑडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ई लर्निंग को और किस नाम से जानते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक अधिगम के नाम से या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के नाम से। किसके अंतर्गत वे सभी प्रकार के अधिगम आते हैं जिसमें सूचना एवं संप्रेषण की सहायता से अधिगम को सरल बना सकते हैं? तो वो आता है आपका ई लर्निंग के अंतर्गत। स्मार्ट क्लास की संरचना में क्या शामिल नहीं है आपका? तो टेलीविज़न जो है वो स्मार्ट क्लास की संरचना में शामिल नहीं है। बाकी आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, डिजिटल प्रोजेक्टर और आपका स्मार्ट बोर्ड, ये सब क्या है? शामिल है। ई लर्निंग का उपयोग संपूर्ण विश्व में किसकी सहायता से किया जाता है आपका? तो वेब या CD-ROM की सहायता से। वर्तमान युग किसका युग कहा जाता है? तो कंप्यूटर का युग कहा जाता है। आज के समय में कौन सी शिक्षा अपने नए आयाम स्थापित कर रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दूरवर्ती शिक्षा। आधुनिक युग की महत्वपूर्ण देन क्या है आपके? तो कंप्यूटर। ई लर्निंग में महत्वपूर्ण कौशल कौन सा? निर्देशों के कुशलात्मक पढ़ने तथा व्याख्या करने की क्षमता, लेखन के माध्यम से विचार करने की क्षमता, ब्राउज करने की क्षमता। तो प्रयुक्त सभी वैसे होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही दिया हुआ है ना। फिर देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ई लर्निंग की विशेषताएं आपकी कौन सी हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान प्रबंध, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, मूल्यांकन में शीघ्रता, ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? शिक्षण आचरण विशेषताएं तथा शिक्षण निर्देश अनुकूलन प्रशिक्षण व मतारोपण में अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, समझ शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना। ये कथन निम्न विद्वानों में से किस विद्वान का है? तो जेम्स एन थाइन ने क्या कहा है कि समस्त शिक्षण का अर्थ है कि सीखने में वृद्धि करना। ये बात किसने कही है? जेम्स एम थाइन ने कही है। शिक्षण पुनर्बलन की कॉन्टिजेंसीज का क्रम है, किसने कहा? स्किनर। शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? छात्रों को सामाजिक मूल्यों का अवबोध कराना, औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही हो सकता है। सततगामी प्रक्रिया होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। शिक्षक के उद्देश्य निर्देशित क्रिया आपकी कौन सी है? शिक्षक का उद्देश्य क्या है? निर्देशित क्रिया है। शिक्षक का उद्देश्य निर्देशित किसने किया है? तो स्मिथ ने किया है। शिक्षक का उद्देश्य किसने निर्देशित किया है? तो स्मिथ ने किया है। शिक्षण के अंग क्या है? सीखने वाला, सिखाने वाला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। एक उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है? छात्र क्रियाशील रहते हैं। छात्र शिक्षक के सुधार
छात्र शिक्षक के संबंध मधुर होते हैं, व्यक्ति स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कला है, एक विज्ञान है, तो दोनों ऑप्शन ही एकदम सही हो जाएंगे, कला और विज्ञान है। शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का परिचायक है, तो शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का परिचायक क्या है? तो शिक्षण विधि, शिक्षण तंत्र, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि शिक्षण का मुख्य अर्थ क्या है आपका? तो प्रेरित करना, मार्गदर्शक, क्रियाशील और सूचना देना, ये सभी सही। नेक्स्ट देखो जरा, शिक्षण की प्रक्रियाओं को किन अवस्थाओं में विभक्त किया गया है? तो पूर्व क्रियावस्था, उत्तर क्रियावस्था, अंतः प्रक्रियावस्था, इन सभी में। शिक्षण के उद्देश्य आपके कौन से हैं? तो छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन डी, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है, ये किसका कथन है? तो B.O. स्मिथ ने कहा, क्या कहा? शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक क्या है? पद्धति है। किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा। शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? जॉन एडम स्मिथ। त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा था? तो जॉन ड्यूवी ने। शिक्षण प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है आपका? तो अधिगम, नॉट अनुशासन, अभिरुचि और पाठ्यक्रम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अधिगम। शिक्षण की प्रक्रिया के अनुभव एवं क्रियाओं से क्या होता है? तो अधिगम होता है। ठीक है, क्वेश्चन हो गए इसके 6 के कंप्लीट। चैप्टर नंबर 7 देखिए, खेल विधि के प्रवर्तक आपके कौन है? तो कुक। उसके बाद में सुकरात विधि आपकी कौन सी? तो प्रश्नोत्तर विधि आपकी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो सुकरात के द्वारा प्रतिपादित की गई। योजना विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो किलपैट्रिक ने किया है। सहयोग की भावना का विकास होता है आपका समूह कार्य से, नॉट वाद विवाद, सहायक और प्रश्नोत्तर। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार कौन कौन से? तो वर्णन, कहानी कथन, प्रश्नोत्तर, ये सभी सही हो जाएगा। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो फ्रॉबेल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से किसे प्राचीन विधि के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याख्यान प्रविधि। विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? तो फ्रॉबेल ने। खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक एवं जन्मजात शक्ति है, ये कथन है मैकडूगल का। किसका है? मैकडूगल का। इन्होंने क्या कहा कि खेल जो है वो एक स्वाभाविक, आनंददायक एवं जन्मजात शक्ति है। किसने कहा था ये बात? मैकडूगल ने कहा था। स्पष्टीकरण की विशेषताएं क्या है? विशिष्टता, भाषा और क्रमबद्धता, ये सभी। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस आता है? तो प्रश्नोत्तर किस विधि में आता है? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि में आता है आपका। व्याख्यान, देखो व्याख्यान देना कभी कभी शिक्षण की प्रणाली कहा जाता है, ये कथन किसका? तो रेन का। व्याख्यान प्रविधि में छात्र श्रोता बने होते हैं, ये क्या है? छात्र कैसे होते हैं इसमें? तो निष्क्रिय होते हैं। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान दिया जाता है, ये किसकी शिक्षण प्रविधि है आपके? तो वर्णन प्रविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 था आपका, कहानी कथन प्रविधि का प्रमुख गुण कौन सा है आपका? तो मनोरंजन, सरलता और मनोवैज्ञानिकता, ये सही हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जिन बच्चों के पास पेड PDF है, मात्र 50 रुपये की वो PDF है, और उसमें आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा कि आपको उतना कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। क्या मैम? हमने कहा एकदम सही। हमने कहा आज हमको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। उसमें आपको सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी यूनिट वाइज। उसमें आपको उस PDF में 650 से ज़्यादा MCQs मिल जाएंगे, जो एकदम अलग होंगे। ना तो एकदम अलग होंगे वो आपके इजी नोट्स और उससे जो आपकी सीरीज़ है उससे एकदम अलग। और आपको उसमें जो 1 लीनियर फैक्ट होते हैं वो कम से कम अलग मिल जाएंगे। 500 से 600 फैक्ट तो वो अलग होंगे आपके। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं मात्र 50 रुपये में। कहाँ मिलेंगी? तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर में जा करके PG Point ऐप। ठीक, PG Point ऐप इंस्टॉल करके रेफरल कोड में PG Point लॉगिन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप पेड कोर्सेज में जाइएगा। 50 रुपये में मात्र वो PDF अब इस समय 25% ऑफ पर अवेलेबल है या? तो जिन बच्चों के पास है आप लोग उसका रिवीजन कर लीजिएगा। जिनके पास नहीं है, अगर वो लेना चाहते हैं तो आज ही अभी PG Point ऐप इंस्टॉल करके ले सकते हैं। ठीक है,
आप देखिए चैप्टर नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, शिक्षा में संचार मीडिया एवं तकनीकी मीडिया आपकी कौन सी। तो एक प्रश्न नंबर 1 क्या है आपका, विकसित देशों में दूरदर्शन का शैक्षिक प्रयोग हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो विकसित देशों में दूरदर्शन का शैक्षिक प्रयोग हो रहा है 1950। दूरदर्शन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया था आपका, तो दिल्ली में किया गया था। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के उपयोग आपके कौन कौन से, तो छात्रों का सर्वांगीण विकास, अनिवार्य शिक्षा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समायोजन, ये सभी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ आपके क्या, तुरंत पृष्ठपोषण देना, दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत सस्ती होना, अनुदेशन सामग्री के स्तर में सुधार, तो ये सभी एकदम सही हो जाएंगे। इनसेट की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। ट्रांसपेरेंसी का उपयोग कहा जाता है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर को ट्रांसपेरेंसी का उपयोग कहा जाता है। साइट का एक लक्ष्य क्या था, साइट का एक लक्ष्य था आपका शिक्षा के स्तर का उन्नयन, क्या था, शिक्षा के स्तर का उन्नयन। प्रक्षेपण पटल की आवश्यकता होती है प्रोजेक्टर में। कक्षा शिक्षण में दूरदर्शन का उपयोग आपका कैसा है, मुख्य शिक्षण प्रणाली के रूप में, पूर्ण कक्षा शिक्षण के रूप में, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। फिर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जनसंचार माध्यम वह विशेषता है जो एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ संप्रेषण कर लेती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जनसंचार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। शैक्षिक रेडियो, फिल्म प्रोजेक्टर, शैक्षिक दूरदर्शन या अभ्यास पुस्तिका। तो अभ्यास पुस्तिका जो है वो आपका जनसंचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। व्यक्ति से व्यक्ति तक टेलीफोन वार्ता को 2 से अधिक व्यक्तियों तक बढ़ाना ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। दूरदर्शन के शैक्षिक उपयोग कौन कौन से हैं, तो छात्रों को प्रेरित करना, साक्षरता कार्यक्रमों के लिए, छात्रों के सृजनात्मक सहयोग के रूप में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है आपका कि शैक्षिक माध्यम का चयन करते समय सर्वाधिक आवश्यक क्या है, तो सर्वाधिक आवश्यक है आपका छात्रों के स्तर को ध्यान देना, कक्षा के आकार का ध्यान देना, माध्यम की उपलब्धता का ध्यान देना, या फिर प्राप्य उद्देश्य का ध्यान देना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शैक्षिक माध्यम का चयन करते समय सर्वाधिक आवश्यक है प्राप्य उद्देश्यों का ध्यान देना। दूरदर्शन एवं ऑडियो सिस्टम के माध्यम से आमने सामने संप्रेषण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। फिर देखो चैप्टर नंबर 9 क्या है आपका, शिक्षण तथा अधिगम तकनीकी। इसमें क्या कहा गया, अधिगम आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा, तो क्रो एंड क्रो ने कहा। क्या कहा, अधिगम जो है वो आपका आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। अनुभव कैसे याद रखोगे, देखो अब आजकल के लोग जो हैं वो जो उनका ज्ञान है, जो उनकी पुरानी आदतें हैं उन सबको भूल जा रहे हैं, है ना, और जो पुराने उनका ज्ञान है आदतें हैं पुरानी सब चीज़ों को भूल जा रहे हैं, है ना। तो वैसे ही कैसे याद रखोगे, अब के ज़माने में कहीं आपको क्रो दिखता है, मतलब कौवा दिखता है, कौवा नहीं दिखता है ना, तो वही उसी तरीके से जैसे आदित्य और ज्ञान गायब हो गए वैसे क्रो यानी कौवे भी गायब हो गए, ऐसे याद रख सकते हो। अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम को व्यक्त करता है, किसने कहा, क्रोनबैक ने। उसके बाद में व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसने कहा, आपका गिलफोर्ड ने कहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अधिगम प्रक्रिया की विशेषताएं क्या है, अधिगम विकास है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम परिवर्तन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अधिगम की प्रक्रिया के चरण आपके कौन से हैं, तो लक्ष्य, परिवर्तन, समायोजन या सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समायोजन। एक शैक्षिक उपग्रह आपका क्या है, शिक्षण अधिगम एजुसेट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुसेट। एजुसेट के उद्देश्य क्या है, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना, अध्यापकों की कमी को दूर करना, प्रशिक्षार्थियों में रुचि व अंतःक्रिया का विकास, या फिर उपर्युक्त सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एजुसेट के उद्देश्य हैं उपर्युक्त सभी। इंटरनेट उपयोगी है आपका एजुकेटर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, गवर्नमेंट के लिए या फिर सभी के लिए, सो द करेक्ट आंसर इज कि सभी के लिए। शिक्षण का क्या अर्थ है भाई, कि ज्ञान देना, पढ़ाना, शिक्षा का उद्देश्य, व्यावसायिक प्रक्रिया, सो ऑप्शन डी एकदम सी हो जाएगा व्यावसायिक प्रक्रिया। शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया, एडम्स ने कहा था, शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है। शिक्षण का क्षेत्र कैसा है, तो विस्तृत है। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं हतोत्साहन है। ये कथन किसका है, तो बर्टन का।
उसके बाद में देखिए शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है स्मिथ की, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहारों में रूपांतरण ही अधिगम है। ये कथन किसका है? तो गेट्स तथा अन्य का है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर देखिए 10। इसमें बताया गया सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अर्थ, लाभ, प्रक्रिया एवं बाध्यताएं। एक बार फटाफट से जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो थर्ड सेमेस्टर की शुरू से पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 है आपका सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी टेक्नोलॉजी। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? आईसीटी कहा जाता है। जो आपका फिजिकल साइंस का पेपर हुआ था उसमें बच्चों से आईसीटी का फुल फॉर्म पूछा गया था। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो कम्युनिस। किससे हुई है? तो कम्युनिस से हुई है। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। संप्रेषण के अवयव कौन से नहीं है? तो प्रेषक है, ग्राही है, संदेश है, लेकिन टेलीविजन नहीं है। संप्रेषण माध्यम को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 2। माइक्रोग्राफी का आविष्कार कब हुआ था आपका? तो 1940 को। आईसीटी से संबंधित सभी विधियों, उपकरणों, अवधारणाओं को संदर्भित कौन करता है? डिजिटल जानकारी संग्रहित करना, डिजिटल जानकारी रिकॉर्ड करना, डिजिटल जानकारी भेजना। तो प्रयुक्त सभी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आईसीटी का पूर्ण स्वरूप आपका क्या है? तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्रोफेसर ग्राफीन ने फोटोस्टेट का आविष्कार कब किया था? 1900 में किया था। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की उपयोगिता का क्या है? भंडारण, प्रबंधन, विशिष्ट बालकों की शिक्षा, ये सभी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, सूचना व संप्रेषण तकनीकी व शिक्षा में लाभ कैसा है आपका? तो छात्रों को व्यक्तिगत विकास, शैक्षिक प्रशासन में सहायक और शैक्षिक शिक्षण प्रशिक्षण में सहायक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं आपके? तो आपके सूचना और संचार अवसंरचना यानी आईसीआई, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, संचार प्रौद्योगिकी यानी कि सीटी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सभी ए, बी और सी ये सभी आपके शामिल हैं आईसीटी में। ये सब आपके इसके क्या है? घटक हैं। संप्रेषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचारों एवं अभिमत से अन्य व्यक्तियों को परिचित कराना है। ये किसने कहा था? तो ईजी मेयर ने कहा था। संप्रेषण क्या है आपके? तो संप्रेषण आपकी सतत प्रक्रिया, द्विमार्गी और औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। आईसीटी में आई का क्या अभिप्राय होता है? तो इन्फॉर्मेशन, है ना। फिर देखो चैप्टर नंबर 11 क्या है आपका? मल्टीमीडिया। पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और इमेज की सूचना के सहयोग को क्या कहते हैं? तो मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कैसा है आपका? जेट ऑडियो, मीडिया प्लेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, मीडिया प्लेयर और जेट ऑडियो। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का प्रयोग हो रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में, प्रकाशन उद्योग और घरों, इन सभी के रूप में हो रहा है। ग्राफिक्स के प्रकार आपके कौन कौन से? तो वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स के दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? रास्टर ग्राफिक्स जो है वो किसके अंतर्गत आएगा आपका? तो ईएमपी, जेपीजी, टीआईई, जीआईएफ, तो सभी के अंतर्गत आ जाएगा। श्रव्य उपकरण, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सभी हैं। मानचित्र आपका दृश्य उपकरण, श्रव्य उपकरण, श्रव्य दृश्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दृश्य उपकरण है। प्रोजेक्टर आपका श्रव्य दृश्य, श्रव्य या फिर दृश्य उपकरण है। तो श्रव्य और दृश्य उपकरण है आपका कौन? प्रोजेक्टर। भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। श्रव्य दृश्य साधन सीखने वाले व्यक्तियों को घटनाओं, वस्तुओं, कारण तथा प्रभावों के संबंध में विविध अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन किसका है आपका? तो क्रो एंड क्रो का है। श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान क्या था आपका? तो आकाशवाणी था। ग्रामोफोन किस प्रकार का उपकरण है आपका? तो श्रव्य उपकरण है। श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स विलियम ने किया था। ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी ओएचपी में प्रयोग क्या किया जाता है? हस्तलिपि, कैसेट या फिर ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है। चित्रों को बड़ा करने हेतु प्रयुक्त होता है आपका क्या? प्रोजेक्टर होता है। ठीक है। फिर देखिए चैप्टर नंबर 12 है आपका कंप्यूटर नेटवर्क एवं वेब संसाधन। जैसे आपका लैन का फुल फॉर्म अभी किसी बच्चे के पेपर में पूछा गया था, लोकल एरिया नेटवर्क, वही चीज़ें आपको पढ़नी है। वैन का फुल फॉर्म आपका वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कुछ जो आपके कंप्यूटर से संबंधित टर्म्स होते हैं उनके फुल फॉर्म्स याद रखिएगा, बेसिक हो सकता है पूछ रहे। तो इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है किससे? आर्पानेट से। फाइल क्या फोन लाइन पर भेजे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेत को कहते हैं एनालॉग सिग्नल। इंटरनेट पर कौन सी उपलब्धि सेवा नहीं है? तो एडवांस मेल की सेवा नहीं है। www का तात्पर्य किससे है? तो वर्ल्ड वाइड
वेब से है, लेकिन उसको हिंदी में कहते हैं विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके कौन है? तो VSNL। VSNL का फुल फॉर्म क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। भारत में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ हुआ था। इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त सुविधाएं आपके कौन से? तो ई-कॉमर्स, ईमेल और फैक्स, ये सभी सही हो जाएगा। एक ही वेबसाइट पर कई वेब पेजों को देखना क्या कहलाता है? तो ब्राउजिंग कहलाता है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बिट होती है। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, याद रखिएगा। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट इन बिट एंड बाइट। द वर्ड बिट रिप्रेजेंट BI stands for binary and T is taken from the digit. So the full form of bit is binary digit in which 0 and 1 comes. ई-कॉमर्स के माध्यम से सेवाएं देने वाली भारतीय कंपनियां कौन सी हैं आपकी? तो ICI और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। GPRS नामक नई तकनीकी GPRS कब प्रयोग में आई? तो 2000 में। रिमोट लॉगिन कहा जाता है? तो यूजनेट को कहा जाता है। इसी के साथ में चलेंगे आपका कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से हैं, इन्हीं का हम आपको अभी फुल फॉर्म बता रहे थे। लैन का होता है आपका लोकल, आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, हमें बहुत बार क्लास में बताया है अपने, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद में हम आपको बता दें मैल का फुल फॉर्म होता है आपका इसी तरीके से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद में सर्च इंजन इनमें से कौन सा? तो खोज.com, याहू और गूगल, ये सभी हैं। कि शिक्षा में इंटरनेट का एक लाभ है, कैसा है कि छात्र एवं छात्र अध्यापक के बीच की दूरी कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 13 के शिक्षण के प्रतिरूप, अर्थ, परिभाषाएं एवं प्रकार। जो किसी भी शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है तो व्यवस्था नहीं है, बाकी संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, ये सब है। प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका था? तो H.C. वोल्ड का था। विकासात्मक प्रतिमान की स्थापना की किसने की? तो जीन पियाजे ने की, अलीवर तथा शेयर ने की, कातल तथा मैन ने की, तो इनमें से किसी ने नहीं की। विकासात्मक प्रतिमान के आधारभूत तत्व आपके कौन से हैं? तो संरचना, उद्देश्य, मूल्यांकन प्रणाली, ये सभी सही हो जाएगा। ग्लेसर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण प्रतिमान आपके कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आधारभूत शिक्षण क्या है? प्रतिमान। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक आपके कौन है? तो रॉबर्ट ग्लेसर हैं आपके। कौन है? रॉबर्ट ग्लेसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा, शिक्षण प्रतिमानों के विकास का क्या आधार है आपका? तो अधिगम सिद्धांत। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के मुख्य प्रवर्तक आपके कौन थे? तो ब्रूनर। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं आपके तो आसुबेल। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के विकास का मूलभूत आधार है, किसने कहा? तो सूचना प्रक्रिया स्रोत, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आगमन सिद्धांत पर बल। ग्लेसर का आधारभूत शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जागरूकता प्रतिमान। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है, तो उद्देश्य नहीं है। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान में संरचना के अंतर्गत क्रियाएं होती हैं, तो विषय सामग्री का संगठन, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ बनाना, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं क्या आते हैं? सूचना प्रक्रिया स्रोत, अंतः प्रक्रिया स्रोत या व्यक्तिगत स्रोत, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। चैप्टर नंबर 14 की तरफ चलेंगे। प्रत्यय किसी विशिष्ट क्षेत्र में उन घटनाओं की ओर संकेत करता है जिन्हें विशिष्टताओं के आधार पर समूहबद्ध किया जाता है। ये विशेषताएं एक समूह के सदस्यों को दूसरे से विभेदित कर सकती हैं। ये कथन है आपका किसका है? तो आसुबेल और रॉबिन्सन का। हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग फटाफट से सेशन लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो एंड होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान की रचना दी है जॉन डेवी तथा किलपैट्रिक ने। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के तत्व आपके कौन से नहीं? तो प्रतिक्रिया सिद्धांत आपके ये तत्व नहीं है। बाकी संरचना, सहायक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, ये सब आपके सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के तत्व क्या हैं? निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान में शिक्षण तथा अधिगम का प्रमुख आधार होता है, क्या होता है आपका? तो शिक्षक। नेक्स्ट देखो जरा, निष्पत्ति प्रत्यय
प्रतिमान के अंतर्गत मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन किया जाता है तो निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ रूप में। समूह अन्वेषण अनुदेशात्मक प्रतिमान की प्रधानता दी थी तो विद्यार्थी समाजीकरण दोनों ने। समूह अन्वेषण अनुदेशात्मक प्रतिमान के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य क्या था तो सामाजिक क्षमताओं का विकास। किसने कहा? परीक्षा अर्थ का विश्वास है और वह किसी एक विशेष के चेतना अवस्था के विभिन्न पहलुओं में एवं उसके मध्य एक नई संबद्धता के पाने की इच्छा को प्रेरित होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सचमैन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रमुख उद्देश्य नहीं है तो विषय वस्तु का संगठन। ये आपका क्या है? अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रमुख उद्देश्य नहीं है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक आपके कौन है तो आशुबेल। आ से अग्रिम संगठक, आ से आपका आशुबेल। अग्रिम संगठन प्रतिमान किस सिद्धांत पर आधारित है आपका तो सूचना प्रक्रिया पर। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की संरचना में कौशलों का विकास सोपान पर आधारित है तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका। अभ्यास, प्रस्तुतिकरण और पद्धतियों के संकल्पना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? किस प्रतिमान का उपयोग नवीन प्रत्ययों के स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करने को प्रभावशाली ढंग से किया जाता है तो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस प्रतिमान को सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिक सीखने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग करते हैं तो सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। फ्लेंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण हमने आपको पढ़ाया है तो देखो भैया, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली किसने दी तो नेड फ्लेंडर्स ने दी। कक्षीय अंतःक्रिया विश्लेषण को बांटा गया तो 2 भाग में। उसके बाद में फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की बुनियादी मान्यताएं कौन सी तो शाब्दिक कथनों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति, विद्यार्थियों और अध्यापकों के में संबंध, निरीक्षण तकनीकी का प्रयोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ये सभी। फ्लेंडर्स ने संपूर्ण कक्ष अंतःक्रिया विश्लेषण का अध्ययन कब तथा कहाँ किया था तो मिन्सोए विश्वविद्यालय 1955 से 60 के मध्य में फ्लेंडर्स ने किया था ये काम। फ्लेंडर्स ने संपूर्ण कक्ष अंतःक्रिया को कितने वर्गों में विभाजित किया है तो 10। प्रत्येक व्यवहार को फ्लेंडर के अनुसार वर्गीकृत किया गया है तो निर्देश देना, आलोचना और अधिकार दिखाना, व्याख्या या भाषण देना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्लेंडर्स की पद्धति सहायक है आपके तो शिक्षा के कक्षा में शाब्दिक व्यवहार के अध्ययन एवं मूल्यांकन में सहायक है। अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रियाएं आपकी क्या हैं तो ए व बी दोनों, यानी अंकन प्रक्रिया और अंकन अभिवन प्रक्रिया, ये दोनों। फ्लेंडर विश्लेषण पद्धति में संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को विभक्त किया गया तो कैसे विभक्त किया गया आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। शिक्षक कथन, शिक्षार्थी कथन एवं मौन या विभ्रांति में। फ्लेंडर्स ने संपूर्ण शिक्षक कथन को उनके व्यवहार प्रदर्शन के आधार पर बांटा है तो ऑप्शन ए और बी एकदम सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष व्यवहार और अप्रत्यक्ष व्यवहार में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लेंडर विधि की एक सीमा है तो केवल संख्यात्मक प्रविष्टि पर ध्यान देना, ये आपकी फ्लेंडर विधि की एक सीमा है। उसके बाद में प्रत्यक्ष व्यवहार ने को फ्लेंडर्स ने वर्गीकृत किया था तो निर्देश करना, भाषण देना, आलोचना तथा अधिकार, इन सभी में। फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का संबंध किससे तो शिक्षक द्वारा कक्षा में व्यवहार का अध्ययन एवं मूल्यांकन से। कक्षीय अंतःक्रिया विश्लेषण को ऐसे समाधान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो शिक्षण अधिगम सूत्र के दौरान शब्द अंतःक्रिया के वर्गों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस तकनीकी के द्वारा कक्षा में अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार से परिणाम स्वरूप एवं गुणात्मक आयामों को प्रकट किया जाता है तो ये विचार किसका तो डॉक्टर एस.के. ठाकुर का है। चैप्टर नंबर 16 देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपकों अनुक्रिया संबंधों के रूप में क्षमता की ओर ले जाता है तो ये कथन आपका किसका है तो बिल विलियम्स का है। नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अभिक्रमित अधिगम एवं स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विधा कौन सी आपकी डी.एल. कुक है। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार आपके कितने होते हैं तो 2। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत आपके कितने होते हैं तो उपर्युक्त सभी, यानी व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत और छोटे छोटे अंशों का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन के मूल तत्व क्या हैं आपके तो उद्दीपन तथा अनुक्रिया, पृष्ठपोषण और पुनर्वलन, ये सभी। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं आपके बी.एफ. स्किनर। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं आपके ए. क्राउडर। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं आपकी क्या हैं तो मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण संभव है और विद्यार्थी क्रियाशील होकर सीखता है तो ये सभी एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद में है आपका वह प्रोग्रामिंग जिसमें प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम में निश्चित पदों को पार करता हुआ जाता है, वह क्या कहलाता है आपका तो रेखीय प्रोग्रामिंग।
पुनर्बलन आपका क्या होता है, धनात्मक कि ऋणात्मक, तो ऑप्शन ए व बी दोनों सही हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण आपका क्या है, तो दंड देना, डांटना और निंदा करना, ये सभी। धनात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या है आपका, बच्चों को शाबाशी देना, पुरस्कार और प्रशंसा करना उनकी, है ना। तो ये हो गए आपके। उसके बाद में देखो 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुक्रिया के कार्य क्या है आपके, तो नवीन ज्ञान देना, सही समय पर पुनर्बलन प्रदान करना, छात्र को अध्ययन में तत्पर रखना, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन के उद्देश्य क्या है आपके, छात्रों को लघु इकाइयों द्वारा ज्ञान कराना, स्व अध्याय हेतु प्रेरित करना, स्वमूल्यांकन का अवसर प्रदान करना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अभिक्रमित अनुदेशन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किया तो किसने किया, सिडनी एल प्रेसी ने किया। चैप्टर नंबर 17 देखिएगा क्या है कि भाई चैप्टर नंबर 17 है आपका आभासी कक्षा। विशिष्ट कक्षा विश्वविद्यालय हैं आपके कैनेडियन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, सीरियन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी इंडियन, तो ये सभी आपकी विशिष्ट आभासी विश्वविद्यालय। आभासी शिक्षा के शिक्षण कक्ष होते हैं अवास्तविक। आभासी विश्वविद्यालय लर्निंग समुदाय का आधुनिक रूप है, ग्लोबल ब्लोज। इनसेट का सबसे पुराना समुदाय आपका ग्लोबल ब्लिंस लर्निंग। आभासी शब्द का आभासी विश्वविद्यालय के स्वरूप आपका कैसा है, तो संस्थागत और निर्देशात्मक माध्यम। आभासी माध्यम का प्रयोग किया जाता है आपका तो उच्च कक्षा में। आभासी विश्वविद्यालय 24 घंटे व 365 दिन का विश्वविद्यालय है आपका, समझो। आभासी विश्वविद्यालय जो है वो 24 घंटे और 365 दिन का विद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्त करना क्या है, कम खर्चीला है। आभासी पाठ्यक्रम कैसा होता है, तो लचीला होता है। आभासी शिक्षा औपचारिक शिक्षा विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है। आभासी कक्षा की विशेषताएं आपकी क्या है, मल्टीमीडिया के द्वारा चलती कक्षा तथा पाठ्यक्रम व्यवस्थित रहता है, समय तथा दिन में बाध्यता नहीं होती, तो प्रयोग सभी सही हो जाएगा। पहला मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में कब आया, तो 1960 में आया। सर्वप्रथम वायरलेस यूनिवर्सिटी की चर्चा की तो जेसी स्टुबर्ट ने की। आभासी विश्वविद्यालय की अवधारणा लागू हुई आपके तो 1995 में। आभासी कक्षा कक्ष से अभिप्राय ऐसे कक्षा कक्षों से है जिसमें प्रयोग होता है, किसका होता है, इंटरनेट, ईमेल और ऑनलाइन चैटिंग, इन सभी का। ठीक, तो ये तो हो गई चैप्टर नंबर 17 तक की बात। अभी कोई जाएगा नहीं, जरा एक मिनट के लिए रुकिए, हम आपको कुछ पीडीएफ दिखाना चाहते हैं, वो देख लो। तो देखिए ये आपकी जो पेड पीडीएफ के अंतर्गत अभी हमने बताया आपको 650 क्वेश्चन लगभग होंगे, तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे यूनिट वाइज। देखिए एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ना आपको कि भाई तकनीकी टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ किस उससे हुई है, तो टेक्निकों से हुई है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम आपका हार्डवेयर है ना। शिक्षा शास्त्र का एक नया क्षेत्र आपका सूचना व संचार तकनीकी है। शिक्षण तकनीकी के जन्मदाता आपके मॉरिसन है। अधिगमकर्ता की व्यवहार परिवर्तन से किसका संबंध है, तो व्यवहार तकनीकी से। अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है आपका, तो व्यक्तिगत होता है। उसके बाद में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ब्राइमर ने किया। इस तरीके से आप ऐसा करके देख पाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस पूरे सीरियल वाइज आपको मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना। अभी हम आपको एक इसी तरीके की आपको पीडीएफ इसी रेट में, मतलब 50 रुपीज़ मात्र आपको पे करने। आपको तो पहली तो एक ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक। उसके बाद में आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें केवल डेफिनीशंस होंगी यूनिट वाइज, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनीशंस दिए होंगी वो, और उनके राइटर्स वगैरह गिवन होंगे, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से देखो 95 प्रश्न होंगे आपके यूनिट 1 के। फिर यूनिट 2 शुरू हो जाएगी, कुछ अनुदेशात्मक तकनीकी की रणनीतियाँ, है ना, इनसे संबंधित आपके कुछ प्रश्न होंगे। तो इसी तरीके से लगभग 650 से 600 क्वेश्चंस के बीच में होंगे आपके। और ज़रा अब हम आपको दिखाते हैं एक जिसमें 1 लीनियर क्वेश्चंस हैं केवल। देखिए पहली बात तो फिर दूसरे पीडीएफ आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी जिसमें आपको देखो, जैसे अभी पेपर में पूछा गया था ना लैन का फुल फॉर्म, तो जिसने ये पढ़ रखा था पीडीएफ पहले से ले रहा। अब वो अलग की बात है कि वो फिजिकल साइंस से पूछ लिया गया, है ना। तो देखो लोकल एरिया नेटवर्क है ना, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। कुछ अब ये 1 लीनियर पॉइंट्स आप गिन नहीं सकते हैं, बहुत सारे हैं, 500 से लमसम होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक। फिर उसके बाद में इंटरनेट से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे ना वो देखो आपको इसमें मिल जाएंगे कुछ। ये दूसरी वाली पीडीएफ हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस जैसा कि हम आपको सामने स्क्रॉल कर पा रहे हैं, है ना। तो ये तो आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए, ये वाले वो तो अलग 650 हैं, ये क्वेश्चंस आपको अलग मिलेंगे, ये 1 लीनियर फैक्ट्स आपको अलग मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप ये देखो, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो ना 170 क्वेश्चन ये होंगे आपके लगभग, है ना। इसी तरीके से आप जैसे देख पा रहे हो, फिर यहाँ पर
कितने क्वेश्चन हैं आपके, देखो मतलब अलग अलग तरीके से आपको प्रश्न 170 क्वेश्चन, फिर देख पाओ 55 क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से संप्रेषण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लगभग आप ये मान के चलिए तीनों पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा अगर लगा लो तो लीनियर पॉइंट्स और क्वेश्चंस मिला के 800 प्लस चीज़ें, 800 प्लस क्वेश्चंस और 1 लीनियर फैक्ट्स हो जाएंगे, और आपके सारी जो आपके डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट वो हो जाएंगी। मात्र कितने रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, मात्र खर्च करने हैं आपको। देखो इतनी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, है ना, और आपको पता है पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है, ट्रिकी आ रहा है। मुझे भी नहीं पता कि इससे कितना पूछा जाएगा, सच्चाई तो ये है, लेकिन ये आप ये मान लो कि बुक का पूरा निचोड़ निकाल कर पीडीएफ में रखा गया है ना। अब बुक का पूरा है ये मान लो आप, तो ये आपका मात्र अभी फ़िलहाल 50 रुपये में, पहले ये 70 रुपीज़ में था, तो 25% ऑफ पे अब 50 रुपये में। दूसरी चीज़ हम आपको ये बता दें कि आप थ्योरी जो हमने बच्चों से कहते हैं कि थ्योरी ज़रूर पढ़ लेना। थ्योरी के लिए हमारी इसी में फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, ऐप में भी, यूट्यूब पे भी। आप वो थ्योरेटिकल जो भी 14-15 क्लासेस है वो तो शुरू में जिन बच्चों ने देखी, बढ़िया, अब इतनी जल्दी आपके पास समय हो अगर तो देख लो, मैनेज कर पाओ तो, है ना। बाकी अगर पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं उनकी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल है। वो आपकी क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना होगा। रेफरल कोड में आप पीजी पॉइंट डाल दीजिएगा, अपना पासवर्ड वगैरह बना लीजिएगा, इतना काम आपको करना है ना। तो ये थी भैया एक छोटी सी जानकारी। बाकी एक टीचर आप ये मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ा सकता है ना। अब एग्जामिनर कौन से माइंड सेट के साथ बैठ के पेपर बना रहा है, क्या कर रहा है, डोंट नो। बाकी आपको भी पता है कि कितने दिन पहले आपको ये पता चला था कि बहुविकल्पी ये होगा पेपर, कितने दिन पहले पता चलता है कि सब्जेक्टिव होगा पेपर कि ऑब्जेक्टिव होगा, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये मान के चलिए जो भाई ये क्या है, NEP 2020 के बाद का आपका पहला बैच है, तो आपके पास तो प्रीवियस ईयर भी नहीं है ना पेपर सॉल्व करने के लिए कि हम भाई प्रीवियस ईयर से थोड़ा अंदाज़ा लगा लें कि किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो बस क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ एक मतलब अपना माइंड यूज़ करके सिर्फ यही सोच सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब हमने आपको इसीलिए पूरी बुक के साथ में कवर अप करवाया है। साथ में हमने आपको कुछ MCQs क्लासेस भी प्रैक्टिस के रूप में दिया है। बाकी हमने आपसे बोल रखा था कि बुक्स और जो आपका इजी नोट्स का थ्योरी है वो आप खुद से पढ़ते रहो, होप्स हो कि आप पढ़ते रह रहे होंगे। अब इसके बाद हम आपको क्या करवाएंगे, तो इसके बाद आपको गोल्ड सीरीज़ और पवन दोनों कंप्लीट करवा देंगे आज ही, ठीक है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी क्लास। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।